हेलो स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस अबाउट इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इससे पहले वाले जो हम लोग का पार्ट था वीडियो का, उसमें हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर देखे थे, जिसमें ऑपरेशन से पहले जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज का जो वीडियो का पार्ट 2 है उसमें हम लोग पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग इंट्रा ऑपरेटिव केयर को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग प्री ऑपरेटिव का पॉइंट ABCD को डिस्कस किए थे, और पार्ट 2 जो था उसमें EFG और H को डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसमें, इसलिए देखते हैं। तो जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर है वो NCLEX 9th एडिशन की बुक में नहीं दिया गया है। ये वाला जो पॉइंट है उसको मैंने अलग से इंक्लूड किया है इसमें, तो आप लोग इसको अपने जो नोट्स है उसमें लिख सकते हैं। इसका इंट्राऑपरेटिव केयर में दो नर्स होती हैं। सबसे पहले जो स्क्रब नर्स होती है और सर्कुलेटरी नर्स होती है। तो जो स्क्रब नर्स है उनका क्या रोल रहता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इन OT असिस्ट सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी। जो स्क्रब नर्स होती है वो OT ऑपरेशन थिएटर में वर्क करती है और असिस्ट करती है किसको, सर्जन को। असिस्ट क्यों करेगी कि जो सर्जन है उसको किस इक्विपमेंट की, किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है सर्जरी के टाइम पे, उसको असिस्ट करना रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प सर्जन। सर्जन का हेल्प करती है, हेल्प इन एक्टिव मोड। जो स्क्रब नर्स होती है वो हेल्प करती है एक्टिव मोड में। फिर नेक्स्ट है सर्कुलेटरी नर्स। इसका रोल है नर्स आउटसाइड OT रूम और आउटसाइड स्टेराइल फील्ड। जो नर्स रहती है वो OT रूम के बाहर वर्क करती है, और आउटसाइड स्टेराइल फील्ड भी OT रूम को ही कहा गया है। ऑपरेशन थिएटर का जो रूम होता है उसको स्टेराइल फील्ड कहा गया है। इसका क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैंडल स्पेसिमेन। तो जो सर्कुलेटरी नर्स होती है वो क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है सर्जन को, और साथ में जो स्पेसिमेन रहता है, कोई भी सैंपल रहता है उसको सर्जन को देती है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन पैसिव मोड। जो सर्कुलेटरी नर्स है वो हेल्प करती है किसमें, पैसिव मोड में हेल्प करती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड है हम लोग का पोस्ट ऑपरेटिव। हम लोग प्री ऑपरेटिव डिस्कस किए, इंटर ऑपरेटिव डिस्कस किए, और नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो आफ्टर सर्जरी। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके बाद, सर्जरी के बाद पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम लोग का ए पॉइंट क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। केयर गिवन ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सर्जरी के बाद जो पेशेंट को हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सिस्टम के वॉइस केयर देनी होती है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या केयर प्रोवाइड की जाएगी, तो NCLEX सॉन्डर्स 9th एडिशन की जो बुक है उसका पेज नंबर 193 है, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो फर्स्ट पॉइंट है असिस्ट ब्रीथिंग साउंड। जो पेशेंट है उनका ब्रीथिंग साउंड को असिस्ट करना है। ब्रीथिंग साउंड में स्ट्रीडोर और व्हीजिंग साउंड होता है। स्ट्रीडोर का मीनिंग होता है तेज हाई पिच सीटी जैसी आवाज़ होती है, जो इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेने के टाइम पे होती है। तो ये क्यों होती है, बिकॉज अपर एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट, या फिर उसका जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है। अपर एयरवे में नाक है जो, और सांस की नली है, उसका जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। जो नली है वो पतली हो जाती है, जिसके कारण सांस को अंदर लेने के टाइम पे तेज हाई पिच में सीटी की जैसी आवाज़ आती है, तो उसको स्ट्रीडोर बोलते हैं। और नेक्स्ट है विजिंग साउंड। विजिंग साउंड क्या होता है, तो विजिंग साउंड एक सीटी की जैसी आवाज़ होती है, जो एक्सपीरेशन, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उस टाइम पे ये आवाज़ सुनाई देती है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें
उसकी जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगी। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकी है, लैरिंग्स है, उस टाइम पे ये होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टीडोर एंड वीजिंग क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब स्टीडोर साउंड अगर सुनाई देगा या विजिंग साउंड सुनाई देगा, क्यों सुनाई देता है? क्योंकि जो एयरवे है, जो सांस की नली है, वो पतली हो जाती है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें ब्रोंको स्पाज्म और लैरिंजो स्पाज्म होता है। ब्रोंको स्पाज्म मतलब जो ब्रोंकाई है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ब्रोंकाई, उसमें स्पाज्म होने लगता है, वो ऐसे सिकुड़न हो जाता है। और लैरिंग्स जो है उसमें भी सिकुड़न जैसा होने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेकल्स और रोंकी। क्रेकल्स और रोंकी जो है ये भी साउंड ही है, ये इंडिकेट करता है किसको? एटेलेक्टेसिस और न्यूमोनिया को, और पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का केयर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट। अभी तक जितना भी पढ़ा के हुआ है उसका रिवाइज करिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए।